जय हिंद दोस्तों। चीन के द्वारा अब एक और नई मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है और ये जो मिसाइल है वो डिप्लॉय भी कर दी गई। चाइना, भारत और अमेरिका दोनों देशों को काउंटर करने के लिए इस तरह की मिसाइल का आए दिन परीक्षण करता आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो चाइना के द्वारा अभी फिलहाल की हालत में DF हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है। ग्लाइडेड मिसाइल इस तरह की होती है, मान लीजिए कोई मिसाइल छोड़ी गई तो वो मिसाइल इस तरह से चलती है। ये अगर इस तरह से चलेगी तो जो मिसाइल रडार में पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए चाइना के द्वारा एक तो ये हाइपरसोनिक है जिसकी स्पीड पहले ही 5 मैक से अधिक है, उसके बाद में ये ग्लाइडेड हो गई जो कि इस तरह से चलेगी तो पकड़ में आएगी ही नहीं। तो चाइना के द्वारा जो ये मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये मिसाइल बहुत ज्यादा डेंजरस बताई जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना के द्वारा भारतीय सीमा पर, जो कि पाकिस्तान के साथ में लग रही है, उस सीमा के ऊपर पाकिस्तान को 250 तोपें दी गई थी और ये तोपें लगाने के लिए दी गई ताकि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान का अगर कभी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो चाइना की इन मिसाइल का यूज करके भारत की जो K9 वज्र मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, उस 40 किलोमीटर वाली मिसाइल को ये 72 किलोमीटर वाली रेंज की जो मिसाइलें हैं उसके माध्यम से टारगेट किया जा सके। मतलब भारत को टारगेट करने के लिए चाइना के द्वारा एक यहाँ पे प्रपंच खेला गया, जिसमें आप देख सकते हो LOC के पास में लगाई गई। तीसरी चीज, चाइना ने खुद अभी LAC के पास में 12 ऐसे फाइटर जेट है चाइना के J-20 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त, जो कि कभी भी रडार में पकड़ में नहीं आते। इस तरह के फाइटर जेट चाइना ने LAC के पास में लगाए। मतलब भारत को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा इस तरह का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में यदि भारत और चाइना के बीच कोई कंफ्लिक्ट होता है तो चाइना उसमें भारत को आसानी से मात दे सके, या फिर जो भारत चाइना को मात देने के लिए काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आप देखिए S-400 और राफेल जैसे बड़े बड़े जो डिफेंस सिस्टम है वो लगा करके रखे हैं हमने LAC और LOC के पास में। LAC के ऊपर हमने ये लगा रखा है, इसी तरह से हमने LOC के पास में लगा करके रखे हैं ताकि दोनों देशों से दो फ्रंट पे अगर बाहर हो तो हम आसानी से उसका जवाब दे सके। तो चाइना इसका काउंटर करने के लिए ये चीजें तैनात कर रहा है। अच्छा, ये जो चाइना ने भी DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल का जो परीक्षण किया है और जिसको तैनात की गई है, वो मिसाइल चाइना की अगर देखी जाए तो इसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 5 मैक से 10 मैक के आसपास। तो इतनी स्पीड की और इतनी मारक क्षमता वाली ग्लाइडेड मिसाइल की भारत को जरूरत तो है नहीं। चाइना फिर किसके लिए लगा रहा है? चाइना लगा रही है अमेरिका के लिए, साथ ही ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार 2027 में चाइना ताइवान को कब्जे में ले लेगा। तो चाइना ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए ही ये सारी की सारी चीजें कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के साथ में क्या हो गया, उसके साथ अभी थोड़ी सी जो रिलेशन है चाइना के वो ज्यादा बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? क्योंकि अभी फिलहाल में हमारे जयशंकर साहब मनीला गए हुए थे। जयशंकर साहब जब मनीला गए हुए थे तो उनकी मुलाकात चाइना के वांग यी से हो जाती है। अब जैसे ही चाइना के वांग यी से इनकी मुलाकात होती है तो भारत और चाइना के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जयशंकर साहब के द्वारा बेधड़क तरीके से बयान दिया जाता है। जयशंकर साहब कहते हैं कि चाइना के साथ में हमें डिस्कशन करना होगा स्टेबलिजिंग को लेकर के, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लगे हैं। चाइना और भारत के रिश्ते, एक बयान अगर दे दिया जाता है अच्छा तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, और अगर एक बयान खराब दे दिया जाता है, गड़बड़ सा दे दिया जाता है, तो चाइना और भारत के रिश्ते खराब हो जाते हैं। मतलब सोचिए, अच्छा बयान दिया जाएगा तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ बयान दिया जाएगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब भारत की तरफ से कौन सा बेकार बयान दे दिया गया जिससे भारत और चीन के रिश्ते और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और चाइना भारत की सीमाओं के ऊपर इस तरह की तैनाती कर रहा है। तो हुआ क्या, जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया कि अभी चाइना के द्वारा जो बॉर्डर पर वॉयलेंस किया जा रहा है, हम उस वॉयलेंस को बिल्कुल भी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चीन और भारत के बीच में कोई भी रणनीतिक साझेदारी अब तभी बढ़ेगी जब बॉर्डर के ऊपर चाइना वॉयलेंस करना बंद कर देगा। इस चीज को लेकर के क्यों कहा गया? क्योंकि आपने देखा अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है हमारा, तो इसी चीज को लेकर के हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसके स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी है, इनके द्वारा कहा गया चाइना ने जो इलीगल एक्यूपेशन करके रखा है 1963 से इंडियन टेरिटरी के ऊपर, वो एक्यूपेशन जब तक चीन नहीं हटा देता, उसको जब तक फ्री नहीं कर देता, तब तक चीन के साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक बात नहीं होगी, जिसमें चीन कहता है वन चाइना पॉलिसी को माने भारत। अभी थोड़े दिन पहले चीन भारत से यह कह रहा था कि भारत के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर ढिंडोरा पीटा था चीन ने कि भारत के द्वारा चीन की वन चाइना जो पॉलिसी चल रही है उस वन चाइना पॉलिसी को मान लिया गया है,
एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके मुताबिक तिब्बत और ताइवान दोनों को चाइना का हिस्सा मान लिया। इस चीज को भारत ने नकार दिया। भारत का कहना है कि हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। इस चीज को जैसे ही भारत ने नकारा, चाइना को मिर्ची लग गई और चाइना को मिर्ची लगी, इसीलिए चाइना ने भारत की सीमा के ऊपर 12 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त फाइटर जेट और इधर 250 तोपे और अब DF-17 मिसाइल, ये चीजों का परीक्षण कर लिया गया और ये चीजें पूरी तरह से डिप्लॉय कर दी गई। सोचिए, भारत के एक बयान से चाइना इतना ज्यादा चिढ़ गया। अच्छा, सिर्फ एक ही ये रीजन है? नहीं, अभी आप दूसरा रीजन भी देखिए। अभी हुआ क्या, 1950 से, जैसा कि आपको पता ही है, 1950 में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा क्यों किया? क्योंकि चीन को चाहिए था सिंजियांग से एक रोड कनेक्ट करना। अब चीन ने माओ डिजोंग की जो राजनीति थी, जिस तरह की उनकी विस्तारवादी नीति हुआ करती थी, जिसके मुताबिक उनका कहना था कि चीन को 2 शर्तें दी थी उन्होंने कि आने वाले समय में 50 साल में चीन को सुपर पावर कंट्री बनाना है, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, मतलब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना बन जाए सुपर पावर कंट्री। दूसरा, चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो चाइना की जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको जगह की ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने एक विस्तारवादी नीति दी कि दूसरे देश में सलामी स्लाइसिंग के तहत आप अंदर घुसते रहिए। तो तिब्बत को तो उसने सलामी स्लाइसिंग के तहत नहीं, तिब्बत को तो उसने आक्रामक तरीके से अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि तिब्बत के पास हथियार वगैरह हुआ नहीं करते थे, तिब्बत के पास इतनी ज्यादा शक्ति हुआ नहीं करती थी, तो आसानी से उसने तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया। भारत को नहीं ले सकता वो, क्योंकि उसने अक्साई चीन को लिया और अरुणाचल प्रदेश से वो पीछे हटा। अब वो आए दिन इंसिडेंट करने की कोशिश करता है, एक्टिविटीज करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत इसका जवाब दे देता है, इसलिए चाइना पीछे हट जाता है। तो उसकी जो सलामी स्लाइसिंग है वो हम समझ चुके हैं। होता क्या है, सलामी स्लाइसिंग के तहत चाइना एक कदम आगे बढ़ता है, फिर चाइना वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही सामने वाली सरकार या उसकी सेना इसके ऊपर अटैक करती है, तो चाइना को लग जाता है ये अब हमारे साथ में युद्ध लड़ सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। फिर जैसे ही रुक जाता है, थोड़े दिन होते हैं, फिर चाइना के द्वारा एक कदम और आगे बढ़ जाया जाता है। फिर जैसे ही सेना हमले के लिए आती है, फिर चाइना वहीं रुक जाता है। मतलब कि एक कदम आगे बढ़ेगा फिर रुकेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा फिर रुकेगा। तो इसी सलामी स्लाइसिंग के तहत वो सीमाओं को अपने अंडर में लेता जाता है और युद्ध भी नहीं होता। तो ये सॉफ्ट तरीके से चाइना कब्जा करता है किसी टेरिटरी के ऊपर। लेकिन तिब्बत के ऊपर उसने आक्रामक तरीके से कब्जा किया। अब तिब्बत के ऊपर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि आने वाले समय में तिब्बती लोग बगावत कर सकते हैं। उनको शायद ये चीज रियलाइज हो जाए कि उनका खुद का एक सोवर्निटी कंट्री हुआ करता था, उस कंट्री के ऊपर हमने जबरदस्ती कब्जा किया है, तो क्या पता वो बगावत कर दे, क्या पता वो हमसे वापस तिब्बत लेने की मांग कर दे। तो हमें तिब्बत को कनेक्ट करना होगा। अगर कभी तिब्बत को दबाने की जरूरत पड़े, दमन करने की जरूरत पड़े वहां के लोगों को, तो हम आसानी से दबा सके। तो तिब्बत को चाहिए था एक सड़क, एक एरिया जिससे कनेक्ट कर सके। तो उसी लिए उसने ये वाले हिस्से से, सिंजियांग प्रोविंस है चाइना का ये, और ये सिंजियांग से ऐसे सड़क निकाल करके तिब्बत को कनेक्ट कर सके। क्योंकि अगर वो इधर से घूम के आता तो उसको 2800 किलोमीटर का रास्ता सफर जो है तय करना पड़ता था। अब वो इस रास्ते से आएगा तो उसको सिर्फ 179 के आसपास जो रास्ता है वो कवर करना पड़ेगा। तो ये रास्ता कवर करने के लिए चाइना ने इस हिस्से के ऊपर 1962 में अटैक किया, और 1962 में ये एरिया भारत का कब्जे में लेकर के ये एरिया से वापस पीछे हटा वो, क्योंकि उसको इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ की नहीं लगी, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा लगी। तो इसने यहाँ पे सड़क का निर्माण कर लिया और चाइना ने तिब्बत को कनेक्ट कर लिया, और आज तक तिब्बत चाइना के कब्जे में है। लेकिन अब हुआ क्या है, तिब्बतियों के द्वारा तिब्बत फ्री की मांग कर दी गई। तिब्बती लोग लगभग 160 से अधिक लोग UN के सामने जाकर के, जो न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है, वहां जाकर के आत्मदाह कर लिए, आग लगा ली खुद को, और ये बता रहे हैं कि हम चाइना के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमें आजाद कराया जाए चाइना से, तिब्बत को अलग कंट्री का जो दर्जा है वो दिया जाए। तिब्बती लोगों ने ओपन लेटर तक जारी कर दिया गया है, सोचिए। तो इस चीज को भारत की तरफ से समर्थन दे दिया गया। भारत ने कहा कि हम चाइना के खिलाफ है, तिब्बत के साथ है, हम चाहते हैं कि तिब्बत आजाद हो चाइना के चंगुल से। तो ये जो भारत ने तिब्बत फ्री की मांग को समर्थन दिया है, ये और चाइना को ज्यादा बुरी लग गई, इसीलिए चाइना ने और ये सब चीजें करनी शुरू कर दी। ये आप देख सकते हो, जो तिब्बत पार्लियामेंट है, जो कि निर्वासित पार्लियामेंट चल रही है, हिमाचल प्रदेश से उसको चलाया जा रहा है, बाहर बैठे हुए हैं वो, तो वहां से उन्होंने एक लेटर जारी किया। ये उनकी लीडर है, देखिए स्पीकर डोलमा, उसकी तरफ से साइन भी किया गया है। ये लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने 8 मांग रखी है। इन 8 मांग को वो चाहते हैं पूरा किया जाए। वो कह रहे हैं दुनिया वाले हमारी जरूरत को समझे, हमारे को देखे कि हम किस तरह से चाइना की दमन नीति को झेल रहे हैं, चाइना हमारे ऊपर किस तरह से बर्बर तरीके से अत्याचार कर रहा है, हमें इस चीज से रिलीज करवाइए। आप दुनिया के अंदर
अफगानिस्तान को बचाने की कोशिश करते हो। आज दुनिया के अंदर ईरान को कहते हो कि ईरान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो हम ईरान को बचाए, लेकिन आप तिब्बत के ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। तिब्बत के ऊपर भी तो अटैक करके रखा हुआ है, जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, हमें आजाद कराने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि चाइना का एक एथनिक यूनिटी लॉ चलता है, उस लॉ के खिलाफ हमें बचाइए। वो लॉ इतना बुरा है जिसमें आप देखिए चाइना का ये जो एथनिक यूनिटी लॉ है, भारत भी इसके खिलाफ हो गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको, इन बच्चों को जबरदस्ती उठा करके चाइना वाले बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, उनको जबरदस्ती मंदारिन भाषा सिखाई जाती है, क्योंकि चाइना का मानना है कि मैं अभी से बच्चों को अगर चाइना के प्रति जिम्मेदार बना दूंगा तो आने वाले समय में ये कभी भी चाइना से फ्री होने की मांग नहीं करेंगे। इसको एक चीज समझ में आएगी कि चाइना ही इनका खुद का ओरिजिन कंट्री है, इनके पास में खुद का कोई कंट्री हुआ ही नहीं करता था। इनकी जो वफादारी है वो वफादारी रहने वाली है चाइना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब तिब्बत के खिलाफ करना चाहता है, तिब्बत के कल्चर को पूरा भुलाना चाहता है। तिब्बत के जो दलाई लामा है उन वो कौन थे उनके बारे में बताना भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इनकी पूरी वफादारी और इनका पूरा ज्ञान चाइना के लिए हो। तो इस तरह की चीजें वो कर रहा है, जिसका भारत ने समर्थन दे दिया। भारत का कहना था कि हम तिब्बत वालों के साथ में, ये जो एथनिक यूनिटी लॉ चल रहा है इसके खिलाफ है। इस लॉ को काला कानून तक कहा जाता है तिब्बतियों के द्वारा। तो सोचिए कितना बुरा कर रहा है चाइना। हम देखते हैं कि भारत के बच्चों को चाइना के बच्चों से कंपेयर किया जाता है। कहा जाता है कि चाइना के बच्चों को देखिए, चाइना के छोटे छोटे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। चाइना के छोटे छोटे बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग तक दी जाती है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग चाइना के छोटे छोटे बच्चों को दी जा रही है। आपने देखा है वो चाइना के, वो चाइना के नहीं, वो तिब्बत के हैं। उन तिब्बत के छोटे छोटे बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि अभी जैसे ही भारत चाइना के साथ अगर कन्फ्लिक्ट होता है, देखिए ये अगर भारत का चाइना के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो चाइना क्या करेगा, इन बाउंड्री के ऊपर तिब्बती बच्चों को लगाएगा। ये यहाँ पर तिब्बती बच्चों को लगा दिया जाएगा, जिससे भारत अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत तिब्बत के बच्चों के ऊपर अटैक कभी नहीं करेगा और ना तिब्बत के चाइना के बच्चों के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। और अगर कभी गलती से हो भी जाए तो तिब्बत के बच्चे मरे, चाइना के बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो चाइना इसीलिए तिब्बत के बच्चों को जबरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग देता है और उन मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उनको अगर कंफ्लिक्ट होता है तो यहाँ लगा देगा। तो सोचिए उन बच्चों का बचपन ही छीन लिया चाइना ने। हमारे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है उनको, छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हम चाइना से क्या कंपेयर कर देते हैं कि चाइना ऐसा कर रहा है, चाइना गलत करता है। हम हमारे यहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते। छोटे छोटे जरा जरा से बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है आप सोचिए, बड़े बड़े लोग नहीं झेल पाते, बच्चों को कैसे दी जा सकती है? तो ये चीजें कर रहा है। तीसरी चीज, भारत एफसीआर अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहा, जो चाइना को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। इसीलिए चाइना चाहता है कि भारत के खिलाफ जो है अब काम किया जाए, भारत का ध्यान भटकाया जाए, भारत का ध्यान भटका करके युद्ध की तरफ लगाया जाए और भारत के अंदर प्रोटेस्ट करवाया जाए, जिससे इस तरह के कोई बिल पास ना हो जो चाइना के खिलाफ है। मैंने आपको बताया ये है मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हमने जैसे ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आए, चाइना को और मिर्ची लगी। चाइना ने उसके खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं ला सकते जो दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाए। आप सीपेक निकालोगे वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा भारत को, लेकिन अगर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे एरिया में लेकर के आ रहे हैं निकोबार को डेवलप करने के लिए, तो वो आपको प्रॉब्लम पहुंचा रहे, क्योंकि आपको डर है कि कहीं भारत आपकी मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक ना कर दे, जिससे आपका 80% जो व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। इसीलिए, और चाइना सबसे ज्यादा इनसे नफरत करता है। चाइना इनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने वाला है। 2027 का पूरा अनुमान है चाइना ताइवान को अपने अंडर में ले लेगा, क्योंकि अभी के हालत में अमेरिका के 80% जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल वगैरह है, वो खत्म हो चुके हैं। थार डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, इतना उसका जो जखीरा है वो बचा नहीं है ईरान को बचाते बचाते। तो चाइना ताइवान को आसानी से कब्जे में ले सकता है, कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और अगर करेगा तो चाइना DF-70 जो ग्लाइडेड मिसाइल का परीक्षण करके रखा है, जो जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे कंट्री को आसानी से काउंटर कर सकती है, तो वो मिसाइल का अटैक करके इनको अपने अंडर में ले लेगा। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल में चल रही है। यही मौका है भारत को भी POK अपने अंडर में ले लेना चाहिए, क्योंकि इधर बलूचिस्तान अलग होने वाला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये एरिया पूरा भारत में मिलने को तैयार है, सिर्फ पंजाब जो बचा है वही रहने वाला है। ये खैबर पख्तून अलग होने वाला है और सिंध वैसे भारत में मिलने को तैयार है। तो अभी मौका है भारत को भी अटैक करने का। अब भारत भी इधर से अटैक करे, इधर वाले जो हिस्से में चाइना को, जब जैसे ही चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे, हम हमारा अक्साई चीन वापस ले और जो चाइना का सड़क है वो अपने अंडर में ले ले। तो यही वो मौका है भारत के पास में, जब भारत भी अपनी खोई हुई भूमि को वापस ले सकता है। अब आप इन सब चीज के बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।